हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। कल की वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग नया चैप्टर शुरू किए हैं क्लास 10th का टॉपिक आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज हम उसी टॉपिक को आगे रन कराएंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, उपार्जित लक्षण क्या है, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था वंशागति क्या है। ठीक है, और वहाँ पर एक टॉपिक होता है जो कि थोड़ा टाइम लेता है, वो है मेंडल का योगदान, कि मेंडल साहब का आनुवांशिकता में क्या योगदान रहा। उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई बातें समझ में आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, मेंडल का योगदान। सुने, देखिए एक्चुअली पहले के टाइम में किसी को ये नहीं पता था कि आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्राचीन काल से ही लोगों की समझ में कुछ बातें आने लगी थी। जैसे पंजाब के जो किसान थे उन्होंने गायों को देखा, जो अच्छी नस्ल की गायें थी वो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करती थी और उनकी जो संतानें उत्पन्न होती थी वो भी ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन करती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बात तो समझ में आ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो मेंडल साहब, जिसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल एक्चुअली ऑस्ट्रिया देश के निवासी, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ब्रून नामक शहर में हुआ। ये ब्रून नामक शहर में एक माली परिवार में जन्मे, माली परिवार से इनका संबंध है। इन्होंने पठन पाठन किया, ये विज्ञान और गणित के अध्यापक रहे। उसके कुछ समय बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इनके साथ नहीं रही और इनकी वाइफ से इनका तलाक हो गया, जिससे ये मंदिर पर, पादरी पे, चर्च पे जाके ये रहने लगे। मंदिर कहने का मतलब क्रिश्चियन है ये, तो ये एक्चुअली चर्च पे रहते थे, फादर की पोस्ट पे, पादरी के पद पे रहते थे वहाँ पे। तो इनके पास पर्याप्त समय था, तो इसलिए इन्होंने देखा कि जो चर्च है उसके सामने कुछ जगह खाली पड़ा हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि इस पे चलो कुछ खाने पीने के लिए सब्जियां उगाई जाएं ताकि जीवन चलता रहे सुचारू रूप से। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि चर्च के सामने जो गार्डन था, बगीचा था, वहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जियां उगानी शुरू करी। अब जब इन्होंने सब्जियां उगानी शुरू की तो इन्होंने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ लक्षण जो हैं वो वंशागत हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे को लिया ऑब्जर्वेशन के लिए, अपने परीक्षण के लिए, अपने विश्लेषण के लिए इन्होंने मटर के पौधे को लिया और मटर के पौधों को इन्होंने देखा कि एक पीढ़ी में इन्होंने लंबे मटर को उगाया, फिर अगले पीढ़ी में देख रहे हैं वो बौने हैं, फिर अगले पीढ़ी में देख रहे हैं वो लंबे हैं। तो ये आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने ढेर सारे प्रयोगों द्वारा एक निष्कर्ष निकाला कि जो लक्षण हैं वो किसी कारक की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, और इनको जब ये बात पता चली तो ये खुशी से इनका ठिकाना ना रहा और ये भागते भागते वैज्ञानिकों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए एक सभा में पहुंच गए, जहां पर वैज्ञानिकों की बैठक लगी हुई थी, सभी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए थे। वहीं पर ये जाकर के पहुंचे और इन्होंने उनके सामने अपनी बात रखी कि जो माँ बाप के लक्षण हैं वो बच्चों में किसी एक कारक की वजह से जाते हैं। कोई एक कारक है जो माँ बाप के लक्षणों को संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन सारे वैज्ञानिक उस समय जैव विकास के ऊपर अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाए हुए थे, पूरा ध्यान उनका जैव विकास पे था कि जीवों की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। सभी वैज्ञानिक ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि जीवों की उत्पत्ति हुई कैसे, और मेंडल साहब की बात को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेंडल का जो प्रयोग, जो खोज था वो उन्हीं तक सीमित रह गया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपनी बात को पब्लिश कर दिया था, पत्रिका में जारी कर दिया था। ठीक है, उनका देहांत 18 अगस्त 1884 में हो गया। ठीक है, इनके मृत्यु के करीब 16 साल के बाद, करीब 16 साल के बाद कुछ वैज्ञानिकों के
वैज्ञानिकों ने इनके मैगजीन में छपी हुई उस प्रयोग को, उस सिद्धांतों को पढ़ा, देखा और समझा और खुद प्रैक्टिकल करके, खुद प्रयोग करके उसका प्रमाण प्राप्त किया। उनको ये एहसास हुआ कि मेंडल साहब जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। कोई एक फैक्टर है, कोई ऐसा एक कारक है जो जनकों से संतानों में लक्षणों को ले जाता है, आनुवंशिक लक्षणों को ले जाता है। और उन्हीं सब प्रयोगों को आज हम लोग मेंडल के सिद्धांतों या मेंडल के नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेंडल का आनुवंशिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो ये कुछ योगदान रहा मेंडल साहब का आनुवंशिकता में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल के नियम क्या हैं, कौन कौन से नियम हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका ये जो टॉपिक था मेंडल का योगदान, ये सीधे आपसे टिप्पणी वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है 4 नंबर में कि मेंडल का योगदान आप बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।